हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम बैक विद द सेकंड वीडियो एंड टुडे वी विल डिस्कस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्राई करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करें, जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है, और हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट एंड दैट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अग्रीमेंट? तो कहा जाता है कि प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करें, विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, विच वी कॉल अग्रीमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि आप कब कहोगे कि ये प्रॉमिस है? तो उसके लिए यार दो लोगों की जरूरत है, एक ऑफरर और एक ऑफरी। ऑफरर ऑफरी को ऑफर देता है। जब ऑफरर ऑफरी को ऑफर देता है और ऑफरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है एक, क्या बनेगा ये बन जाएगा एक प्रॉमिस। तो हम कहते हैं यार ये बन जाएगा एक प्रॉमिस। और जब ऑफरर ऑफरी को प्रपोज करता है और ऑफरी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये जो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है ये प्रॉमिस बन जाता है। तो एग्रीमेंट के लिए हम कहते हैं यार दो चीजों की जरूरत है, दो लोगों की तो जरूरत है ही, दो चीजों की जरूरत है। प्लूरिलिटी ऑफ पर्सन, तो वही दो या उनसे ज्यादा लोगों की जरूरत है। एंड कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या? इसका मतलब है बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट अग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। बट मैटर यहां तक नहीं है, दोनों अग्री करें वो तो ठीक है, मैटर है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, सेम मेंटेलिटी के साथ सेम टाइम पर जब आप करते हो अग्री, तो उसे कहा जाता है कंसेंसस एट इडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये एमसीक्यूज के लिए। हम अब आगे आते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है? सामने वाले व्यक्ति ने जो कहा है कि यस मैं ये काम करूंगा, या फिर ठीक है आप मना कर रहे हो इसलिए ये काम नहीं करूंगा। तो ऑब्लिगेशन क्या होता है? लीगल ड्यूटी टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। दिस इज व्हाट वी कॉल इट ऑब्लिगेशन। नाउ राइट और ऑब्लिगेशन दोनों ही होते हैं क्या? यस, दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स भी और दोनों पार्टीज के कुछ ऑब्लिगेशन भी हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए में कोई कार बेचने के लिए एक्सेप्ट किया है, तो आपका राइट है कि आपको 10 लाख मिले और आपका ऑब्लिगेशन है कि आप कार डिलीवर करें। सामने वाले का राइट है कि सामने वाले का राइट है उसे कार मिले और ऑब्लिगेशन है कि वो 10 लाख रुपए पे करे ना। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, कुछ ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। उसका रीजन ये है कि या तो पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, या फिर कुछ और रीजन। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो सोशल मैटर से रिलेटेड है, राइट, सोशल मैटर से रिलेटेड, नथिंग अबाउट कमर्शियल और बिजनेस मेंटेलिटी। सोशल मैटर्स, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा, राइट, मैं तुम्हें डिनर डेट पर ले जाऊंगा, ये ऐसी एग्रीमेंट्स हैं जो सोशल मैटर्स है। जैसे मैं हर बार क्लास में कहता हूं ठीक है मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, वो अलग बात है मैं देता नहीं, तो आप मेरे ऊपर केस नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, राइट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग केस था कि हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजूंगा क्योंकि मैं विलायत जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। बाद में वाइफ के करेक्टर पर शक करते हुए हस्बैंड ने पैसे देने से मना कर दिया। वाइफ कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा कि ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, और यही जो मैं अभी समझा रहा था, विद नो इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल बाइंडिंग रिलेशन, एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं ये एग्रीमेंट वो है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। इस डिस्कशन से हम क्या समझते हैं? पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन एग्रीमेंट्स का लॉ है जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3, एग्रीमेंट इज द जेनेस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पेसिस। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और इसीलिए कहा था कि वाइडर टर्म एग्रीमेंट है। नॉट एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन agreement. All agreements are not contract but all contracts are prima facie agreement. और obvious है agreement है, और agreement जब enforceable by law है तभी तो वो contract बनेगा। It means all agreements are not contract but all contracts are agreement. Now
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या क्या होने चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो होनी चाहिए कंसेंसस एडिडम, सेम सेंस सेम टाइम में दोनों लोगों की मेंटेलिटी मैच होनी चाहिए, राइट। तो एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, कंसेंसस एडिडम में। पॉइंट नंबर 2, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन, और ये लीगल रिलेशन का क्रिएट होना केवल इंटेंशन केवल मेंटेलिटी में नहीं, वो दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अग्रीमेंट में लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। हालांकि हम आगे कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जहां विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वैलिड, बट अदरवाइज एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना चाहिए लॉफुल। पॉइंट नंबर 4, जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होनी चाहिए। इट मीन्स हम आगे पढ़ेंगे कि लुनेटिक्स के साथ किया हुआ एग्रीमेंट, माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पार्टीज की कंसेंट जेन्युइन होनी चाहिए। ये जब पहले पढ़ाते थे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब स्टार्ट पहली बार पढ़ाया गया तब यहां पर कुछ नहीं सिखाया गया, बट अब चूंकि आप आगे की सारी चीजें जानते हो तो आप जानते हो जेन्युइन कंसेंट कब नहीं होती, जब फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, या आपकी इच्छा के आपके ऊपर दबाव डाल के काम करवाया गया, कोएर्शन या अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो फिर वो है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। इसलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। नेक्स्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, बदले में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन, ये लीगल होना चाहिए। इफ इट इज एनी हाउ इलीगल और इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटी पे नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन नाउ। और एग्रीमेंट जो है ना, वो काबिल होना, वो परफॉर्म करने के लायक होना चाहिए। इट मींस अगर एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर्स वो हैं जिन्हें परफॉर्म नहीं किया जा सकता, मींस कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हो इम्पॉसिबल एक्ट को कवर करने के लिए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें होनी चाहिए, हमने पढ़ लिया ना। ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, हम जानते हैं कि वो कब बनेगा अग्रीमेंट, जब पहले एक प्रॉमिस होगा। प्रॉमिस कब बनेगा, जब प्रपोजी को, जब ऑफरर ऑफरी को ऑफर करे और वो उसे एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ ऑफर होना चाहिए और फिर उसका एक्सेप्ट होना चाहिए ना। ऑफर देने के रूल क्या है, दो ही चीजों के रूल पढ़ने पड़ेंगे, ऑफर देने का रूल और एक्सेप्ट करने के रूल्स, ठीक है। तो ऑफर देने के रूल, ऑफर क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, मींस वेग्यू नहीं हो, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट ऑफर होना चाहिए, ना कि इनडेफिनेट ऑफर। पॉइंट नंबर 2, ऑफर क्या मैं अपने आप को दे दूं, क्या मैं अपने आप को कम्युनिकेट कर दूं, नहीं, ऑफर मस्ट बी ऑफर टू द ऑफरी, ऑफरी तक ऑफर पहुंचना चाहिए। अब वो कैसे पहुंचना चाहिए, दैट इज द मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। पॉइंट नंबर 3, जो कम्युनिकेशन है, यही तो आ रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, इट मे बी बाय ऑरल और बाय रिटन, और थर्ड इट मे बी बाय इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। इट मींस तीन तरीके, ऑरल, रिटन और कंडक्ट के थ्रू कम्युनिकेट हो सकता है ना। किसको कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफरी को। ऑफरी कौन हो सकता है, डिपेंड कि जो कम्युनिकेशन था वो जनरल है या स्पेसिफिक है, मींस कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर मे बी जनरल और इट मे बी स्पेसिफिक। इफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज जनरल, पब्लिक ऑफर जब आप कंपनी का देते हो, आईपीओ लेकर आते हो, तो पब्लिक एट लार्ज में कोई भी खरीद सकता है, राइट, शेयर कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। जबकि स्पेसिफिक ऑफर वो होते हैं जहां आप बताते हो कि ये व्यक्ति इन शर्तों के साथ ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लोगों को ही ऑफर दिया जा रहा है, लाइक पब्लिक अनाउंसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, सॉरी, राइट। तो कम्युनिकेशन जनरल स्पेसिफिक हो सकता है। जब ऑफर स्पेसिफिक पर्संस को किया जा रहा है, ये स्पेसिफिक है और उन्हीं लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन जब ऑफर अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को है, पब्लिक एट लार्ज को है, ये जनरल ऑफर है और ये वही एक्सेप्ट कर सकते, कोई भी उस जनरल पब्लिक में से एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन मैं शर्त तो रख सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा का है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, बस। अब इसे स्पेसिफिक मानोगे या जनरल, आंसर है जनरल, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के लिए, हालांकि उसमें एक शर्त रख दी गई। तो जनरल पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है क्या, 17 साल का बच्चा भी नहीं, जनरल पब्लिक बाय फुलफिलिंग द कंडीशन लेट डाउन इन द ऑफर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब ऑफर लैप्स कब हो जाता है यार, आपने ऑफर दिया 6 महीने तक उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ऑफर लैप्स हो जाएगा क्या, यस। ऑफर लैप्स कब कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, जब आपने कहा था ये ऑफर 2 महीने के लिए ही वैलिड है,
राइट। ये ऑफर केवल वैलेंटाइन वीक में वैलिड है। मैं वैलेंटाइन डे के लिए यार लड़की ढूंढ रहा हूं, तो वैलेंटाइन वीक खत्म हो जाने के बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगा, राइट। तो इट इज नॉट इफ स्पेसिफिक टाइम दिया उसके बाद खत्म हो गया। अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं था तो एक रीजनेबल टाइम के बाद खत्म हो गया। रीजनेबल टाइम किसे कहते हैं? ये उस ऑफर की फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड होकर कोर्ट डिसाइड करेगी। पॉइंट नंबर 3, अगर जिस हमने कहा था कि इस मोड में ही एक्सेप्ट करना, हमने कहा था अगर तुम एक्सेप्ट करती हो तो मुझे कॉल कर देना, मैसेज कर देना, आपने नहीं किया, उल्टा आप कुछ किसी और के थ्रू कहलवा रहे हो, तो फिर हो सकता है आप तो मान जाओ क्योंकि आप तो इसी कवायद में हो, कुछ तो हो, बट एक्चुअली बिजनेस रिलेशंस के फॉर्म में अगर हम बात करें नहीं हो पाएगा। जिस मोड से आपने एक्सेप्ट करने को कहा था उसी मोड से एक्सेप्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मुंह पर मना कर दिया आपके, राइट, वो तो होता ही रहता है आप लोगों के साथ बहुत, तो ऑफर ही रिजेक्ट कर दे, डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल टू एक्सेप्टेड। पॉइंट नंबर डी, ऑफरर या ऑफरी मर जाए एक्सेप्ट होने के पहले, राइट। खुशी में, हमने एग्जांपल पढ़ा था, आपने आपको लगा कि शायद कोई गुड न्यूज आने वाली, खुशी में ही मर गए, राइट। तो अभी ऑफर फाइनल नहीं हुआ है, ये प्रॉमिस नहीं बना है। तो ऑफर और ऑफरी दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेंस के पहले अगर उसकी डेथ हो जाए, ये लैप्स हो गया ऑफर। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि जो सामने वाला है ऑफरी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया एक्सेप्टेंस के पहले वाली, कि आप ये कंडीशन कर लोगे फुलफिल तो ऑफर एक्सेप्ट माना जा, मतलब उसके बाद ही ऑफर एक्सेप्ट करना। तो अगर आप कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। फिर वो एक्सेप्ट करो, कुछ नहीं हो सकता, ऑफर लैप्स हो गया। अगर आपने काउंटर ऑफर दिया, राइट, हम बहुत कितने आसान एग्जांपल लेते हैं कि भैया ये स्वेटर कितने का दिया? 1000 रुपए का। हम होते तो क्या बोलते हैं? 900 में दे दो, राइट। तो वो दे देता है कि नहीं ठीक है मैं तो नहीं दूंगा 900 में, हम बोलते हैं ठीक है 1000 में दे दो। बट हमारी मम्मी आती है तो वो क्या करती हैं? भैया स्वेटर कितने का? 1000 रुपए का। मम्मी बोलती 300 ले लो, राइट। तो राइट, तो मम्मी रॉक्स एंड शॉपकीपर शॉक्स, यही यही ये जानते हो आप, ऐसे ही होता है। तो जब आप एक काउंटर ऑफर कर देते हो ना, तो फिर ऑफर लैप्स हो जाता है, राइट, क्योंकि काउंटर ऑफर की वजह से ऑफर रिजेक्ट हो जाता है ना। क्या काउंटर ऑफर होते ही बात खत्म? नहीं, अब ऑफर की शुरुआत फिर आपके यहां से, उसने उसने तो स्वेटर लटका रखे हैं, राइट, इसका मतलब है ऑफर देके बैठा, जिसको खरीदना है खरीद लो पैसे देके। आपने उससे पूछा कितने का, उसने कहा 1000, आपने काउंटर ऑफर दिया 300, उसने कहा नहीं। अब वो चाहे तो बोल सकता है मैडम आप जाओ अपना नहीं हो पाएगा, राइट, बट वो कहता है ना मैडम 700 दे दो फाइनल है, राइट। तो सामने वाला पर्सन या तो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है ना। ऑफरर खुद भी रिवोक कर सकता है ऑफर को, गलत व्यक्ति को ऑफर दे दिया यार, रिवोक कर ले क्या? तो एक तो हुआ लैप्स और एक हुआ आपने ही ऑफर विड्रॉ कर लिया, राइट। तो विड्रॉ कैसे हो सकता है? पॉइंट नंबर 1, दो ही काम की चीजें हैं यहां पर। एक्सेप्टेंस के पहले ऑफर रिवॉक कर सकते हो, यस, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस के बाद रिवॉक नहीं हो सकता, फिर तो वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस एग्रीमेंट की शेप लेगा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शेप लेगा, राइट। तो पहली शर्त, एक्सेप्टेंस के पहले रिवोक होना चाहिए और रिवोकेशन कम्युनिकेट हो जाना चाहिए ऑफरिंग को, वो एक्सेप्ट करे उसके पहले उसे कम्युनिकेट हो जाए। आपका रिवोकेशन कम्युनिकेट हुआ उसके पहले अगर ऑफरी एक्सेप्ट करके आपको कम्युनिकेट कर दे, राइट, तो फिर आपका रिवोकेशन नहीं होगा, फिर तो ये बाइंडिंग चीज बन जाएगी क्योंकि वो ऑफर एक्सेप्ट कर चुका है। हाँ, एक्सेप्टेंस की भी कुछ शर्तें हैं। एक्सेप्टेंस कैसे होगा? एक्सेप्टेंस वही वही बहुत क्लियरली यार, ओरल, रिटर्न या बाय कंडक्ट। जैसे ऑफर दिया जा सकता है वैसे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। अगर एक्सेप्टेंस का पर्टिकुलर मेथड प्रिस्क्राइब्ड है तो एक्सेप्टेंस उसी मेथड से होना चाहिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यस, भैया हाँ स्वेटर खरीद रही हूँ लेकिन 300 ही दूंगी, तो जरूरी नहीं कि आपने बोला नहीं, आपने बोला था आप बेचोगे, मैंने बोला मैं 300 में खरीदूंगी, ऑफर फाइनल है, नहीं। ऑफ एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अब्सोल्यूट होनी चाहिए। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर, ऑफर रिजेक्ट कर देता है, फिर उसके ऊपर है वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर को कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाएगी? ऑब्वियस है तब जब आप ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दोगे। और ध्यान रखिएगा, चुप्पी, साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। पॉइंट नंबर जी, अगर ऑफर ऐसा है जिसको कोई एक्ट करके ही एक्सेप्ट किया जा सकता है,
केवल एक्ट करके एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। गुमशुदा की तलाश, न्यूज़पेपर में नोटिस आया, गुमशुदा व्यक्ति है, जो भी इसकी ढूंढ कर ला देगा उसे हम उचित इनाम देंगे, राइट। आप क्या पूछोगे कि मैं ढूंढ कर लाऊं क्या? नहीं, आप क्या करते हो, ढूंढने की कोशिश करते हो, घर पर फालतू बैठे हो, और आपको अगर वो मिल जाए तो आपको पैसे लेने का हक है। वो कहेंगे तुमने ऑफर तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, नेसेसरी नहीं था ऑफर एक्सेप्ट करना, एक्ट कर दिया, सफिशिएंट है ऐसे केसेस, राइट। एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में दी जानी चाहिए, जब जहां रीजनेबल टाइम क्या, इसके पहले कि ऑफर लैप्स हो जाए उसके पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना। टेलीफोन द्वारा किए हुए कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही माने जाते हैं, लेकिन ऑरल एक्सेप्टेंस बिल्कुल एक्सेप्टेंस मानी जाती है, लेकिन ऑरल एक्सेप्टेंस ऑडिबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सुनाई दी जानी चाहिए, अंडरस्टूड करनी होनी चाहिए। अगर कन्वर्सेशन होते वक्त टेलीफोन लाइंस गो डेड और ऑफर नहीं सुन पाता ऑफरी के वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, अदरवाइज फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Next thing is consideration. Very important thing. Without consideration, there is no contract. और अगर ऐसा है तो केवल प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं होता। अगर आपकी तरफ से प्रॉमिस है तो बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। तो जब प्रॉमिस के बदले में आपको समथिंग इन रिटर्न कुछ मिले, समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द प्रॉमिसी, तो फिर वो प्रॉमिस लॉ द्वारा एनफोर्सेबल होता है। There should be something in return in the form of consideration to call it a valid agreement or contract. चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन डी क्या कहता है? जब किसी की इच्छा पर, किसकी इच्छा पर, प्रोमिसर की इच्छा पर, प्रोमिसी कुछ काम करने या काम करने से एब्सेंट होने के लिए कहता है, तो यह कहलाता है कंसिडरेशन। ठीक मतलब डेफिनेशन ही क्लियर कर चुकी कि कंसिडरेशन शुड बी एट द विल और विश ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की इच्छा पर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। किसी व्यक्ति के घर में आग लग गई, आप आए, आपने उठाकर पानी डालना स्टार्ट किया, 2 घंटे तक डाला, आग बुझ गई, आपने बोला लाओ मेरे पैसे, उसने बोला मैंने बोला तुझे करने के लिए। उसी को जब आप कहते हो बिना मांगे ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, राइट, तो उसने बोला था कि आपसे ज्ञान बांटने के लिए, पानी फेंकने के लिए नहीं, तो फिर हटाओ, राइट। कंसिडरेशन इज द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सर गुमशुदा की तलाश में तो आपने कहा था बेटा वो अलग चीज थी, मैंने खुद ने नोटिस दिया था कि कोई भी ढूंढ के लाएगा पैसे दूंगा, इसने नहीं बोला था मेरे घर में आग लग गई दौड़ो दौड़ो पानी लाओ आग बुझाओ, नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा था, राइट। तो कंसिडरेशन शुड बी द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एंड पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन प्रोमिसी से आना चाहिए भैया, बट इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। कंसिडरेशन प्रोमिसी से ही आना चाहिए। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंसिडरेशन सी से आया, कंसिडरेशन देना था बी को, देना है, मिलना है ए को, देना था बी को, तो बी ए को कंसिडरेशन दे, लेकिन दिया ए को ही, लेकिन सी ने दे दिया बी के बिहाफ पर। इंडियन लॉ कहता है ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाए। हम कई बार करते हैं यार कि मुझे उसको पैसे देने, भाई मुझे तुझसे भी लेने, उनको तू दे आना, अपना हिसाब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हम डेफिनेटली कई बार करते हैं। तो बिजनेस रिलेशंस में भी ये हो सकता है। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, लेकिन यहीं तक बात नहीं है, इट में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इट मीन्स, सर एक बात हमने पढ़ी थी, प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हो सकती। यस, थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर कैन नॉट बी द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट स्ट्रेंजर कैन बी द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। Stranger to the consideration is valid thing, stranger to the contract is not is pointless. Stranger to the contract cannot sue, but stranger to the consideration चल सकता है, right? तो stranger to the consideration can sue you, yes. इंडियन लॉ में कंसिडरेशन प्रोमिसी या अदर पर्सन से आ सकता है, इसलिए stranger to the consideration में मेंटेन सूट। चलिए आगे, प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आप अच्छे से समझ ही गए इधर कि कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया ना वही केस लगाए और वही उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी माना जाएगा और फिर वही उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर माना जाएगा, ना कि कोई और तीसरा व्यक्ति। प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच में हुआ वही आए।
ये तो हमने कल इवन कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा, या आप इवन जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तो भी हम पढ़ेंगे कि कंपनी और मेंबर्स आपस में एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं। बिल्कुल होते हैं कंपनी और मेंबर, बट दो मेंबर्स आपस में लायबल होते हैं नहीं, क्योंकि मेंबर्स और दो मेंबर्स के बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ मेमोरेंडम के थ्रू, राइट। तो आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी मेंबर और मेंबर कंपनी आपस में जुड़े हुए हैं, कंपनी मेंबर से, मेंबर कंपनी से, तो ये दोनों ही कर सकते हैं, राइट, एक दूसरे को स्यू ना। कंसिडरेशन के टाइप, 3 टाइप। एग्जीक्यूटरी, जो फ्यूचर में मैं परफॉर्म करूंगा। एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट, मींस जो किया अभी मैं कर रहा हूं। और तीसरा पास्ट, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही कर दिया था, वो कंसिडरेशन ही तो था। अब बाद में फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे, अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया जा चुका पार्ट, राइट। एग्जीक्यूटरी अब होगा, एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट जो मैं अभी कर रहा हूं, और जनरली तो एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट ही होते हैं। इधर आपने गुड्स दिया, इधर मैंने आपको पैसे दिए, इट इज एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट, और मैंने पहले ही मेरा कंसिडरेशन पे कर दिया था, दिस इज पास्ट कंसिडरेशन। नाउ कंसिडरेशन के रूल्स। पॉइंट नंबर 1, कंसिडरेशन से ही सपोर्ट मिलेगा, राइट। एवरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन, अदरवाइज फिर वॉइड है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हम अभी पढ़ेंगे। तब बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, अदरवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। नेक्स्ट, वॉइड है, इलीगल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन 2 तरह से हो सकते हैं, या तो कुछ करना या करने से बचना, एन एक्ट ऑफ एब्सटेंसिज्म, एब्सटेंस, वो भी कंसिडरेशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, देयर शुड बी म्यूचुअलिटी, कंसिडरेशन पे दोनों पार्टी अग्री करनी चाहिए। नहीं नहीं मैं तो 20,000 ही दूंगा, कैसे 25,000 मांग रहे हो, उठाया कपड़ा और लेकर निकल गए, 20,000 रुपए ही दूंगा फाइनल है, नहीं, कंसिडरेशन से दोनों को अग्री होना चाहिए। पॉइंट नंबर डी, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, वेग्यू, इंडेफिनेट, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इल्यूजन क्रिएट थोड़ी करोगे आप कंसिडरेशन के फॉर्म, राइट। आपने मना कर दिया मस्ती मत कर, है ना, टू स्टॉप बीइंग अ न्यूसेंस टू हिज फादर, ये वेग्यू कंसिडरेशन, ये वेग्यू है, ये कोई कंसिडरेशन नहीं होता। पॉइंट नंबर ई, कंसिडरेशन कोई वैल्यू होनी चाहिए, बट जरूरी नहीं कंसिडरेशन एडिक्वेट हो। आप इस चीज पर केस नहीं लगा सकते कि सर देखो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं था। अगर दोनों पार्टी अग्री करती हैं, प्रोमिसर की इच्छा पर किया जा रहा है, प्रोमिस ही कर रहा है, दोनों पार्टी अग्री करती है, वैलिड कंसिडरेशन है, तो एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल, इलीगल कंसिडरेशन अगर है, एग्रीमेंट वॉइड है। If the consideration unlawful, then the agreement is void. Consideration in some time more than the promise is already bound to do for the promiser. Sorry, something more. मतलब सर बहुत आसान, मुझे आपके लिए ऑलरेडी ये काम करना था, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने वो काम कर दिया, तो ये कंसिडरेशन थोड़ी माना जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी आपको काम करने के लिए बाउंड थे, तो इट शुड बी समथिंग मोर देन यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू, राइट। तो यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर मी। अब नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, दैट इज कंसिडरेशन फॉर। नाउ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये शर्तें एज इट इज यूज होनी चाहिए। आपको यहाँ क्या परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ मिसिंग कर देंगे, और इफ समथिंग इज मिसिंग तो फिर वो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन के बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अगर माना जाना है विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन नंबर 1, एक्सप्रेस होना चाहिए राइटिंग में। इफ इट एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एंड मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी। ऑब्वियस है, रिलेटेड पार्टीज के बीच में या फैमिली रिलेशन वाले व्यक्तियों के बीच में, ब्लड रिलेशन वाले व्यक्तियों के बीच में। आउट ऑफ नेचुरल लव, अगर मैंने आपको कोई ट्रांजेक्शन किया, आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, कुछ बिना पैसे के कर दिया, ये विदाउट कंसिडरेशन भी कंसिडरेशन है, सब्जेक्ट टू ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये डीड राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए। इट शुड बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी पर्सन ने आपके लिए ऑलरेडी कुछ काम कर दिया और आप उसे कंपनसेट करने के लिए काम कर रहे हो, तो फिर आपने कर दिया ये काम कंपनसेट करने के लिए, अब आप थोड़ी बोलोगे मुझे क्या कंसिडरेशन मिला, आपको ऑलरेडी कंसिडरेशन मिल चुका। नंबर 3, अब यहां राइटिंग में है और साइंड है, यहां रजिस्टर्ड और एटसेट्रा नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक डेट था, डेट जो मुझे आपसे पैसा लेना था, बट टाइम बार्ड हो गया था, लिमिटेशन एक्ट काम करता है देश में,
तो टाइम बार्ड पैसा था जो मैं आपसे रिकवर करना चाहता था, टाइम बार्ड हो गया वो पैसा, अब मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था, बट आपने मुझे लिख कर दिया कि यस मैं ये पैसा आपको दूंगा, ठीक है, तो फिर विदाउट कंसिडरेशन भी, तो अब आप बोलोगे ना कि मैं आपको पैसा दूंगा बदले में क्या मिलेगा, अरे ऑलरेडी आपको वो पैसा देना था, वो तो टाइम बार्ड हो चुका था। बट फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब है, जब उसने राइटिंग में किया और साइन किया। पॉइंट नंबर 4, एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट द एजेंसी। एंड लास्ट, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कब कब खराब हो जाते हैं, फ्लॉज क्या क्या होते हैं, क्या कमियां हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड एग्रीमेंट आप जानते हो, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, अनएनफोर्सिबल है, एग्रीमेंट तो है अनएनफोर्सिबल है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इट्स नॉट इलीगल, वॉइड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं, और वंस इट बिकम वॉइड तो फिर अब इसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अब वॉइड कब कब होता है, या तो स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो, या किसी सिचुएशन के हो जाने पर वो वॉइड हो जाए, राइट, बाद में वॉइड हो जाए, बाद में वो काम करना इम्पॉसिबल हो जाए तो ये बाद में भी वॉइड बन सकता है, ठीक है। तो वॉइड स्टार्टिंग से हो सकता है, एब इनिशियो, या सब्सिक्वेंट वॉइड हो सकता है ना। वॉइडेबल क्या होता है, जहां एक पार्टी की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी, तो उस पार्टी की इच्छा पर ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो खत्म, वॉइड हो सकता है, मींस उस पार्टी की विश पर ये वॉइड है, इट मींस इट इज वॉइडेबल। एक पार्टी की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी, तो उस पार्टी की इच्छा पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करके निकल दे, खत्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, इसलिए कहते हैं वॉइडेबल, बट इट शुड बी ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी, राइट। तो इफ वन पार्टी इज हैविंग ऑप्शन टू अवॉइड इट विद इन रीजनेबल टाइम, तो फिर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये बाइंडिंग हो जाएगा अगर उसने अपना ऑप्शन विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज नहीं किया। तो कंसेंट अगर पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, और इसीलिए इस पार्टी के बिहाफ पर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कहीं ना कहीं लॉ को वायलेट कर रहे हैं, अनलॉफुल एग्रीमेंट वायलेट कर रहे हैं, क्राइम वाले कॉन्ट्रैक्ट, किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट, सुपारी लेने वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अगेन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे इनका कोई फ्यूचर नहीं है। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट के फ्लॉज क्या क्या होते हैं, कमियां क्या होती है, उसके साथ कर लिया, जो काम करने, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी नहीं थी, जिसमें माइनर ल्यूनेटिक्स, या एक पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लाइक कंपनीज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कर रहे हो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ही इज नॉट द पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग वो इनकॉम्पिटेंट है। सेकंड, गलती से, मिस्टेक से हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से आपने चीजें बताकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, गलत चीजें बताकर और फ्रॉडुलेंट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर। नाउ इनकैपेसिटी कैसे कैसे आती है, माइनर्स ल्यूनेटिक्स इन पर्सन डिस्क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, जिस लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस लॉ में अगर वो डिस्क्वालिफाइड। ल्यूनेटिक्स का मैटर क्या है कि ल्यूनेटिक्स अगर जिस समय साउंड माइंड का रहता है उस वक्त किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ल्यूनेटिक्स अगर कभी कभी साउंड माइंड में आता है और उस समय किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, राइट। तो यूनेटिक्स एग्रीमेंट में यही बताया। कंसेंट कैसे गलत हो जाती है, कंसेंट में कब फ्लॉज होते हैं, पहला फ्लॉ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, ठीक है, आपने किसी को चीजें गलत बताई, मिस रिप्रेजेंट किया चीजों, राइट। तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी इच्छा से या उसके एजेंट ने ये किया, किस चीज के लिए, उसका इंटेंशन ही था कि आपको डिसीव करना है और आपको बस जैसे तैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है। क्या क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, आप सजेशन दे रहे हो जो फैक्ट जो आपको पता है सही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, फैक्ट छुपाना जिसकी आपको नॉलेज थी। पॉइंट नंबर 3, आपका इंटेंशन था कि आप ये काम परफॉर्म नहीं करोगे फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको क्लियर पता था, आपको खुद का माइंडसेट था कि आप ये काम, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। पॉइंट नंबर 4, एनी अदर एक्ट जो आप डिसीव करने के लिए यूज करते हो किसी को, एंड कोई एक्ट या ओमिशन
इसको कोई लॉ क्लियरली बोले कि ये फ्रॉडुलेंट माना जाए, किसी लॉ में क्लियर लिखा है कि इस लॉ के थ्रू किए हुए कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरह से आपने किए, इस तरह का आपका एक्ट है, तो ये माना जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, तो फिर वो फ्रॉड माना जाए। तो कहीं ना कहीं फ्रॉड क्या है? अनट्रू स्टेटमेंट है। फ्रॉड क्या है? अनट्रू स्टेटमेंट जो आप जानबूझ कर करते हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड विद द इंटेंशन कि ये काम करना है, और रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली इंड्यूस्ड अदर पार्टी, राइट। अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, आपने झूठ बोला, लेकिन सामने वाली पार्टी आपकी झूठ में नहीं आई, तो फिर ये कोई फ्रॉड नहीं है, आपके पास फ्रॉड करने की कोशिश जरूर थी आपकी तरफ से। पार्टी इंडेमनीफाई, या फिर पार्टी को इंडेमनिफिकेशन करना होगा ना। क्या साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा? Mere silence is to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन अगर साइलेंस अपने आप में बोलने के बराबर है, सर आप मत बोलना कुछ भी, मैं मान लूंगा, मैं सर आप कुछ गलत हो तो बता देना, अदरवाइज मैं मान रहा हूं आप सब सही है, ये सब सही चल रहा है, मीन्स आपकी साइलेंस स्पीच है। फिर आप नहीं बोले और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर ये फ्रॉड है। नाउ यही विश्वास आश्रित अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिटिंग। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो गुड फेथ में किए जाते हैं। गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट को बोलकर क्या कर लोगे? गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम यह है कि अगर फिर चूंकि सामने वाले ने गुड फेथ में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए। और फिर अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो गुड फेथ के होते हैं, आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, तो फिर कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। नॉर्मल। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमी फिडे माने जाते हैं, गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं? पहला इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योरेंस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें बताई जाए। पॉइंट नंबर 2, जब कंपनी पब्लिक ऑफर लाती है प्रोस्पेक्टस इशू करके, जिम्मेदारी है आपकी कि सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज की जाए। ठीक। जब आप कोई जमीन बेचते हो तो परचेसर को आपको गुड टाइटल शो करना होता है कि मेरे पास गुड टाइटल है, क्योंकि नोबडी कैन सेल द गुड, नोबडी कैन सेल द लैंड व्हिच इज नॉट, हु इज नॉट हैविंग अ गुड टाइटल ओवर द लैंड। पॉइंट नंबर 4, फैमिली अरेंजमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। और अगर आप फिर आपने यहाँ गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्क्लोजर सही नहीं किए, गलत तरीके से किया, तो फिर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है दूसरी पार्टी के। ना फ्री कंसेंट नहीं होने का एक और तरीका कोएशन, दबाव बनाया गया, धमकी दी गई, ये कहीं ना कहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट फ्री कंसेंट। लेकिन क्या केवल धमकी देना फ्री कंसेंट खत्म हो जाएगी? नहीं, धमकी देने की वजह से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, केवल धमकी देना इज नॉट अ प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, राइट। अगर आपने धमकी दे दिया, बाद में किसी ने पकड़ लिया, आप मुझे बोल रहे हो धमकी दी, आपने बोला इज नॉट अ प्रॉब्लम, मुझे पकड़ के ले गए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि merely threat by one person or another to prosecute him does not amount to coercion. There must be a contract made under the threat. केवल किसी को थ्रेट करना is not a coercion. There should be a contract made under the coercion. तो फिर यहां पर हमें प्रॉब्लम, तब फिर वो वॉइडेबल होगा आपके पार्ट पर, अदरवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था अगर आपने किया ही नहीं था तो। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के अनुचित प्रभाव में आकर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस दो चीजों से बनता है। सामने वाले की डोमिनेंट पोजीशन थी, लाइक आपका बॉस डोमिनेंट पोजीशन, और आपने उस डोमिनेंट पोजीशन का यूज किया अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, तो इसे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ना ऑब्जेक्ट की लीगलिटी, कुछ ऑब्जेक्ट इलीगल होते हैं जो आप जानते हो, लॉ ने जिन ऑब्जेक्ट को करने से मना किया, इस नेचर के हैं जो कहीं ना कहीं लॉ के ऑब्जेक्ट को डिफीट करते हैं। फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट है जहां इन्वॉल्व है किसी को इंजरी पहुंचाने का काम, और कोर्ट इसे इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानती है, तो फिर ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, फिर ये वॉइड हो जाएंगे। चलिए, इलीगल एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, ठीक है। कोई पार्टी एक दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि एक्स टर्पिकोज नॉन ऑडिटर एक्शन मींस
एक एविल कोर्ट से कोई एक्शन अराइज नहीं होता, ठीक है। अगर इलीगल एग्रीमेंट में कोई मनी पेड या प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, यू कैन नॉट रिकवर इट। ना, अगर एक एग्रीमेंट के दो पार्ट है, एक इलीगल पार्ट एक लीगल पार्ट, और आप दोनों पार्ट को सेपरेट कर सकते हो, तो कोर्ट लीगल पार्ट को इन्फोर्स करवा सकती है। पर अगर सेपरेबल नहीं है, पूरा एग्रीमेंट ही खत्म है, पूरा एग्रीमेंट इलीगल है। अब ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट। अब हम कह रहे हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से कोलेट्रल एग्रीमेंट भी इलीगल कहलाते हैं और उनका भी इन्फोर्समेंट कोर्ट नहीं करवा सकता। ध्यान रखिएगा, वॉइड एग्रीमेंट से कोलेट्रल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होते हैं, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड से कोलेट्रल एग्रीमेंट भी लीगल होते हैं और वो भी इन्फोर्स नहीं हो पाएंगे। इन चीजों को कहते हैं बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इन चीजों को कहा जाता है बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इन चीजों को कहा जाता है बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इससे क्या होगा? वॉइड, इलीगल नहीं, वॉइड। आप पेरेंटल राइट छोड़ रहे हो, पेरेंटल राइट को छोड़ने का एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप कह रहे हो मैं पेरेंटल राइट अवॉइड कर रहा हूं, नहीं, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। किसी को शादी से रोकना, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट, पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट। मैरिज की ब्रोकरेज वाले एग्रीमेंट, उसकी शादी करवाना अपनी ब्रोकरेज लेने के लिए केवल, वॉइड। नंबर डी, पर्सनल फ्रीडम को रोकने का एग्रीमेंट, वॉइड। किसी को बिजनेस ना करने देने का एग्रीमेंट, वॉइड। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, और लास्ट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइड। नाउ वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं आप जानते हो, शर्त लगाए जाने वाली चीजें। बैट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या बात करते हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे सर? मतलब इलीगल की बात चल रही है क्या? नहीं, इलीगलिटी की यहां पर बात मतलब नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है कि इलीगल नहीं बोलोगे। वेजरिंग एग्रीमेंट और नथिंग कैन बी रिकवर्ड बाय विनिंग पार्टी। अब प्रॉब्लम ये है, यस, तो मैं यही समझा रहा था, वेजरिंग इलीगल नहीं होते, वॉइड होते हैं। अब वेजरिंग, लेकिन जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो मुंबई में इलीगल है, बाकी पूरे देश में वॉइड है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में किया गया वेजरिंग का कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे कोलेट्रल एग्रीमेंट भी इलीगल हो जाएंगे, उनका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। लेकिन मुंबई को छोड़कर बाकी जगह अगर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड कहलाएगा और फिर उससे कोलेट्रल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। ना वेजरिंग, वेजरिंग में एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी नॉर्मल बिजनेस का सीन भी ऐसा लगता है कि यार ये भी तो केवल सट्टे जैसा ही है, ये भी तो वेजरिंग ही है। तो ध्यान से सुनिएगा, यस, समटाइम कमर्शियल ट्रांजैक्शन अज्यूम टू द फॉर्म ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। लगता है यार ये भी तो वेजरिंग है। तब आपको ध्यान से समझना है कि अगर जब उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इट इज हैपनिंग टू गिविंग एंड टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यस, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहां केवल डिफरेंस अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना है, नॉट आउट ऑफ द टेकिंग डिलीवरी एंड मेकिंग द डिलीवरी, तो फिर ये वेजरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो गुड्स आर गिविंग एंड टेकिंग इनटू द डिलीवरी, अगर उनकी डिलीवरी लीज आ रही है, दीज आ रही है, फिर ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं? अब हमने सब पढ़ लिया, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, हम यही पढ़कर आ रहे हैं। वॉइड कब बनता है? या तो स्टार्टिंग से, पॉइंट नंबर 1, वॉइड एब इनिशियो, या जब बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ ना बचे तो फिर ये उस दिन वॉइड हो जाएगा। थर्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जब किसी रीजन से, किसी ऐसे इवेंट के होने पर प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, राइट? डिस्ट्रक्शन हो गया सब्जेक्ट मैटर का, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज ही नहीं बची, वॉइड हो जाएगा। वैसा इवेंट होने पर, लॉ चेंज होने पर कि अब इन्फोर्सेबल ही नहीं बचा लॉ के द्वारा, तब हो गया। सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया, तब वॉइड हो गया। या बात पहले इलीगल था, बाद में इलीगल हो गया। आपने किसी चाइना के व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया, बाद में इंडिया ने घोषित कर दिया चाइना अब हमारा शत्रु देश है, इसके साथ किए हुए सारे एग्रीमेंट अब इलीगल है, तो फिर ये वॉइड हो जाएगा उस दिन। ठीक,
यस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएंगे अगर वो इवेंट ही क्या हो गया, होना ही इम्पॉसिबल हो गया, राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल है, वो भी वॉइड हो जाता है जब सामने वाली पार्टी उसको वॉइड कर दे। अदरवाइज के पास राइट होता है कि उसे आगे बढ़ाना चाहती है या वो उसे अवॉइड करना चाहती है। व्हेन इट बिकम्स व्हेन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड व्हेन द अपोजिट पार्टी डिसाइडेड टू अवॉइड इट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, अगर कुछ इवेंट होने पर, कुछ इवेंट के होने पर मैं ये काम करूंगा, दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे, इंडेमनीफाई, किसी को इंडेमनीफाई करने वाले कॉन्ट्रैक्ट, किसी के लिए गारंटी देने वाले कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी गाड़ी बर्बाद हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी कहती है, कार इंश्योरेंस ना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें इन्वॉल्व नहीं है, तब भी कभी कभी लॉ कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। व्हेन देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो कंसेंशन एडिटम, देयर इज नीदर एग्रीमेंट नॉर प्रॉमिस, फिर भी हम मान लेते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है और तुम्हें एनफोर्सिबिलिटी मिलेगी और तुम सामने वाले पर अपना हक इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि किसी की गलती का किसी को फायदा नहीं मिल, अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं मिलना चाहिए। आपकी गलती का, किसी की गलती का कोई तीसरा फायदा उठाए, ये गलत है। आपसे गलती से किसी के बैंक अकाउंट में पैसे डल गए, वो अब कह रहा है पैसे वापस नहीं दूंगा, आपने केस लगाया सर पैसे वापस दिलवाओ, वो कह रहा है सर कहाँ लिखा है कि मैं इसको पैसे वापस दूंगा, कोर्ट कहेगी पैसे वापस। तो नोबडी कैन अर्न आउट ऑफ द मिस्टेक ऑफ अनदर, राइट। अनजस्ट एनरिचमेंट का सिद्धांत की वजह से हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कब हो जाते हैं जानते हो आप? जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए, हम म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें, टाइम खत्म हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का, लॉ कह दे कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, तो उस लॉ का सब्जेक्ट मैटर परफॉर्म करना अब इम्पॉसिबल हो चुका, या आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना। कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है तो होता क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैटर, सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो ऊपर चला गया ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से, या तो उसने ब्रीच कर दिया या वो करेगा। ब्रीच में भी एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। एक्चुअल ब्रीच कब हो सकता है? या तो पहले ही या एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। और एंटिसिपेटरी ब्रीच कब होता है? बिफोर द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस। और एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? या तो मैं पहले ही मना कर दूं मैं नहीं करूंगा, या मैं परफॉर्मेंस के टाइम पर मना कर दूं। ठीक, तो ब्रीच बिफोर परफॉर्मेंस भी हो सकता है, बिफोर द ड्यू ऑफ परफॉर्मेंस, और एट द टाइम ऑफ ड्यू ऑफ द परफॉर्मेंस भी ब्रीच हो सकता है ना। इस बंदे के पास क्या राइट है, अपोजिट पार्टी के पास क्या राइट है? केस लगा दे। कब लगा दे? ब्रीच पहले ही कर दिया क्या? हाँ कर दिया। एक्चुअल या एंटिसिपेटरी, कोई सा भी ब्रीच, लेकिन पहले ही हो गया, ड्यू करने के पहले, परफॉर्मेंस ड्यू करने के पहले ही ब्रीच कर चुका। यस, तो फिर आप आज की डेट में आपको राइट है कि आप अभी ही केस लगा दें। और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप वेट करें जब तक परफॉर्मेंस ड्यू ना हो जाए तब केस लगाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर तुमने वेट किया कि परफॉर्मेंस ड्यू होने पर केस लगाऊंगा, पर तो उसके पहले फिर उसको सामने वाले को राइट है कि पहले तो उसने मना कर दिया था, बट फिर तुमने केस नहीं लगाया, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, मैं हर बार बोलता हूं। और इसीलिए वो जब तक परफॉर्मेंस ड्यू नहीं हो जाती, उसके पहले तक अगर सामने वाला परफॉर्मेंस कर दे तो फिर तुम स्यू करने नहीं जा सकते। एक और यहां पर रिस्क है। रिस्क क्या है कि अगर उसने एक्चुअल में मना कर दिया, परफॉर्मेंस के पहले ही मना कर दिया मैं नहीं करूंगा, फिर भी आपने वेट किया कि परफॉर्मेंस होने तक हम वेट करते हैं, और जब तक परफॉर्मेंस ड्यू होती है उसके पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया बाय एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ या बाय द लॉ, तो फिर आप केस भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जिस दिन केस लगाने गए वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, राइट। तो रिस्क नहीं लेने का, जब मना कर दे तभी केस लगा दो ना। ब्रीच की रेमेडीज क्या क्या है? आप भी मना कर दो कि सर इसने ब्रीच कर दिया, अब मैं फर्दर परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। सामने वाला कहेगा कि नहीं सर मैं तो बुरा हूं, इसको बोलो ये तो परफॉर्म करे, नहीं। पॉइंट नंबर 2, मुझे इसके मना करने से जो नुकसान हुआ सर उसकी भरपाई करवाओ, स्यू फॉर डैमेजेस। पॉइंट नंबर 3, सर इससे इतना एटलीस्ट इतना काम तो करवाओ। अरे मतलब आप कोर्ट में जाके क्या क्या प्रार्थना कर सकते हो? सर इसने ब्रीच किया, मुझे क्या क्या दिलवाओ। पॉइंट नंबर 1, सर मुझे भी हक है कि मैं नहीं करूंगा फर्दर परफॉर्मेंस। सर जितना
मुझे नुकसान हुआ, वो पैसे दिलवाओ। सर एटलीस्ट इससे इतना काम तो करवाओ। पॉइंट नंबर 4, सर कॉन्ट्रैक्ट इस बात का था कि ये व्यक्ति ये काम नहीं करेगा, सर इसने करना स्टार्ट कर दिया, सर इंजंक्शन दिलवाओ, स्टे लगाओ इसके इस काम पर। और लास्ट, सर जितना काम कर दिया उतने पैसे तो दिलवाओ। स्यूफ ऑन क्वांटम मेरिट, जितना काम कर दिया उतने पैसे तो दिलवाओ, इस ऑन क्वांटम मेरिट ना। हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 3 चीजें हमने पढ़ी थी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी और इंडेमनिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी? इंडेमनिटी में 2 चीजें होती है, इंडेमनीफायर, राइट। तो एक तो होता है इंडेमनीफायर जो कहता है कि मैं इंडेमनीफाई करूंगा, और दूसरा होता है उस पर्सन को जिस पर्सन को आप इंडेमनीफाई करोगे। तो इंडेमनिफिकेशन में क्या होता है कि मेरे या किसी और व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्य की वजह से, इस कार्य की वजह से अगर तुम्हें कभी कोई लॉस होता है मैं बियर करूंगा, दिस इज इंडेमनिफिकेशन। ठीक है, इंडेमनिफिकेशन दोनों तरह से हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नाउ ये हुआ इंडेमनिफिकेशन। तो 2 व्यक्ति, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाइड। जो करेगा वो इंडेमनीफायर, जो प्रॉमिस कर रहा है, और जिसको कर रहा है दैट इज इंडेमनीफाइड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। गारंटी क्या होती है? गारंटी में 3 पार्टी होती है, एक क्रेडिटर, एक तो क्रेडिटर जिसने लोन लिया, एक डेटर जिसने लोन दिया बैंक, और एक में श्योरिटी जिसने गारंटी दी। अब इंडेमनिफिकेशन में क्या होता है कि इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है, प्राइमरी लाइबिलिटी, ये काम हुआ, तुम्हें इससे लॉस हुआ, मैं बियर करूंगा, दिस इज इंडेमनिफिकेशन। गारंटी में क्या होता है, सर ये आपसे लोन ले रहा है, आप बैंक को बोलते हो फॉर एग्जांपल कि आपसे लोन ले रहा है, ये नहीं चुकाएगा तो मैं दूंगा, मतलब प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्रेडिटर की, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी होती है, राइट। तो ये डिफरेंसेस दोनों के, इंडेमनिफिकेशन और गारंटी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट यस बिल्कुल वैलिड होते हैं। लॉ ऑफ एजेंसी, एजेंसी कितने तरह की होती है? तो 2 लोग होते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट। वो व्यक्ति जिसके लिए काम किया जा रहा है प्रिंसिपल, वो व्यक्ति जो किसी के लिए काम कर रहा है उसके बिहाफ पर इट इज एजेंट। दोनों का रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का। नाउ एजेंसी 2 तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस एजेंसी और इम्प्लाइड एजेंसी, राइट। तो एक्सप्रेस एजेंसी मींस क्या? जो ऑरली या रिटर्न हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी ऑरली और इन रिटर्न। मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, आपके बिहाफ पर अथॉरिटी लिख कर दे दी, पावर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये एक्सप्रेस एजेंसी है। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का लॉ कहता है कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट किसी को देना है आपके बिहाफ पर, तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है रिटर्न में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा पावर जो आप पावर ऑफ अटॉर्नी में देते हो कि मेरे बिहाफ पर ये काम ये करेगा, वो पावर ऑफ अटॉर्नी में पावर 2 तरह की हो सकती है, या तो इस स्पेसिफिक काम को करने की पावर, या जनरल, बोले मेरे बिहाफ पर ये कुछ भी काम कर सकता है, स्पेसिफिक पावर या जनरल पावर। नाउ इंप्लाइड एजेंसी कैसी कैसी होती? ऐसी एजेंसी जो ऑरल और रिटर्न नहीं, जो कंडक्ट के थ्रू क्रिएट हो, उस एजेंसी को कहा जाता है इंप्लाइड एजेंसी। पॉइंट नंबर 1, एजेंसी बाय एस्टोपल। एस्टोपल मींस आपके सामने एक फैक्ट रखा जा रहा था, आपने मना नहीं किया कि वो फैक्ट गलत है, ठीक है, तो फिर एस्टोपल है। जैसे एस्टोपल के थ्रू पार्टनर बनते हैं, आप अपने आप को पार्टनर बताते हो, कोई मना भी नहीं करता कि हमारा पार्टनर है, सब चुप है, आप बता रहे हो सबके सामने कि मैं भी इनका पार्टनर हूं, वो मना नहीं कर रही, इट मींस आप मानोगे इनका पार्टनर। वैसे एजेंट, पी के सामने क्यू है ना, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, पी अलाउ थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट ए इज एक्टिंग एज हिज ऑथराइज्ड एजेंट। लोगों को बताया जा रहा है, ए बता रहा है कि मैं पी का एजेंट हूं, और पी भी उनको बोल रहा है कि मतलब पी अलाउ थर्ड पार्टी टू बिलीव कि यस ये मेरा एजेंट है, तो फिर वो आपका एजेंट माना जाएगा, भले ही ए के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर वो आपका एजेंट है। वाइफ हस्बैंड की एजेंट मानी जाती है। अगर दे आर लिविंग टुगेदर तो वाइफ को हस्बैंड की अथॉरिटी मानी जाएगी कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को अथॉरिटी दी हुई है, राइट। लेकिन ये कब नहीं होगा? वो ऑब्वियस इन 3 सिचुएशंस में ऐसा नहीं होगा, 4 सिचुएशंस में, जब उसने क्लियरली मना कर दिया था कि मैं क्लियरली बोल रहा हूं मेरी वाइफ को गुड्स मत भेजना, तो फिर आपकी एजेंट नहीं मानी जाएगी भाई, क्लियर आप मना कर चुके। पॉइंट नंबर 2,
वो वाइफ की ऑलरेडी पावर छीन चुका है अपनी क्रेडिट को प्लेज करने की। पॉइंट नंबर 3, उसकी वाइफ के पास ऑलरेडी सप्लाइड आर्टिकल्स ऑब्वियस सफिशिएंट क्वांटिटी में, आपको पता था कि पास सफिशिएंट चीजें हैं ऑलरेडी, क्यों दिया आपने उनको? फिर वाइफ एजेंट नहीं मानी जाएगी हस्बैंड की। पॉइंट नंबर 4, वाइफ को ऑलरेडी हस्बैंड सफिशिएंट भत्ता देता है हर महीने, हर टाइम, तो फिर क्यों आप उसके एजेंट के थ्रू पे काम कर रहे हो? फिर तो आप खुद के पैसे से काम करो, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी आपको सफिशिएंट अलाउंस पे करते हैं। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, कई बार इंप्लाइड एजेंसी आउट ऑफ नेसेसिटी बनती है। एक ट्रक ड्राइवर किसी का गुड्स लेकर जा रहा था, रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हो गई, 3 दिन में पहुंचाना था, 4 दिन तक भी नहीं पहुंचा पाया, अगले दिन वो गुड्स खराब होने वाले हैं, तो ट्रक ड्राइवर ने आउट ऑफ जनरलिटी क्या किया? गुड्स बेच दिए, पैसे ले लिए बदले में। अब क्योंकि उसे पता था खराब हो जाएंगे अगले दिन, तो मैं पहुंचा भी नहीं पाऊंगा, राइट? तो माना जाएगा कि ये ट्रक ड्राइवर आपका एजेंट है, इट इज आउट ऑफ नेसेसिटी, राइट? आउट ऑफ नेसेसिटी। नाउ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, एजेंट नहीं था पर वो कहीं बता कर आया कि वो आपका एजेंट है और उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट भी कराया। थर्ड पार्टी आपके पास आती है, वो आपका एजेंट है क्या? अभी तक तो नहीं था, आप चाहें तो उसके काम को रेटिफाई कर सकते हैं आप। तो प्रिंसिपल रेटिफाई कर सकता है एजेंट के ट्रांजेक्शन को और बोल सकता है कि यस, उसके द्वारा की हुई चीजों के लिए मैं लाइबल हूं, ये रेटिफिकेशन के द्वारा एजेंसी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। रेटिफिकेशन लेकिन तभी सही माना जाएगा जब ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो, कि जैसे लॉफुल एक्ट ही रेटिफाई हो सकते हैं, रेटिफिकेशन ऐसे नहीं किया जा सकता is to subject a third party to damage or terminate any right or interest of a third person, right? फिर गलत काम हो गया ये। पॉइंट नंबर सी, प्रिंसिपल को रेटिफिकेशन करते वक्त सारी मटेरियल चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने गलत चीजों को बताकर उससे रेटिफिकेशन करवा लिया, फिर तो फ्लॉ इन कंसेंट हो गया। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होना चाहिए, मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट मस्ट एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एज एन एजेंट फॉर प्रिंसिपल हु इज इन एग्जिस्टेंस एंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फिर रेटिफिकेशन के लिए। नाउ क्लासेस ऑफ एजेंट, दो, स्पेशल एजेंट और जनरल एजेंट। स्पेशल काम को करने के लिए या सारे कामों को करने के लिए। नाउ सब एजेंट, जो एजेंट के भी एजेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं एजेंट का एजेंट सब एजेंट है, और उस सब एजेंट के काम के लिए आपका एजेंट रेस्पॉन्सिबल और एजेंट के काम के लिए आप प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल। नाउ एजेंसी कितने तरह की होती है? पहली एजेंसी मर्केंटाइल एजेंट, जहां कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो आपके लिए एजेंसी का काम कर रहा है, या तो गुड्स को बेचने का या आपके भी यहां पर गुड्स को खरीदने का। दिस इज मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है ना। फैक्टर, मर्केंटाइल एजेंट का एक टाइप है फैक्टर। जब नॉर्मल चीज होती है ना, तब एजेंट ऑनर नहीं बन जाता गुड्स का, लेकिन जब फैक्टर वाली चीज होती है तो पहले एजेंट गुड्स आपसे खरीदता है और वो फिर उसका ऑनर बनता है और फिर वो अपने नाम से उसकी बिलिंग करता है। इज अपेरेंट ऑनर ऑफ द गुड्स इन हिज कस्टडी, और फिर वो अपने नाम से उसे बेचेगा। इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स, तो फिर ये फैक्टर है। मर्केंटाइल एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल गुड्स व्हिच हैव बीन प्लेस्ड इन हिज पोजीशन इन कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल, राइट? तो ये फैक्टर का डिफरेंस है कि नॉर्मल कंडीशन में तो आप ऑनर नहीं बनते हो गुड्स के, लेकिन और बिलिंग भी आप प्रिंसिपल के नाम से ही करवाते हो, बदले में कमीशन ले लेते हो। लेकिन फैक्टर के केस में आपके नाम पर पहले प्रिंसिपल बिलिंग करेगा, फिर आप आगे अपने नाम पर बिलिंग करना, तो आपके नाम पर गुड्स रखने का आपको अधिकार है। नाउ ब्रोकर, एक ऐसा मर्केंटाइल बिजनेस जो जिसके पोजीशन एक्सेट्रा नहीं है, केवल कमीशन के लिए काम कर रहा है, जनरली कमीशन एजेंट कहलाते हैं। तो यही डिफरेंस है फैक्टर और ब्रोकर्स में। ये केवल गुड्स का पोजीशन जरूर रखता है लेकिन अपने नाम पर नहीं। एक्ट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। सेल क्रेडिटर एजेंट जब कहता है कि सर उसको माल बेच दो, मैं आपके एजेंट के तौर पर उसे माल बिकवा रहा हूं, रिकवर करवाने की जिम्मेदारी मेरी। डेल क्रेडिटर एजेंट। ऑक्शनियर्स, ये क्या होते हैं? ऑक्शनियर्स एजेंट होते हैं हु सेल गुड्स बाय ऑक्शन। तो ये सेलर के लिए एजेंट का काम करते हैं, राइट? लेकिन वंस बिडिंग सक्सेसफुल हो गई तो फिर ये बायर के भी एजेंट हैं और ये प्रूव करेंगे फिर कि यस सर मैं आपको दिलवाऊंगा। मतलब ये दोनों के लिए एजेंट का काम कर रहे हैं। पहले बिडिंग करवाई
ऑक्शन करवाया तो मैं बिकवाने का काम कर रहा हूं, चीज को बिक गया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दिलवा कर दे वो चीज, राइट। तो ये बायर के भी फिर बनेंगे। पार्टनर, हर पार्टनर एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं और बैंकर भी आपका एजेंट माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्राइमरी रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड यू इज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। लेकिन जब बैंकर आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है ना, कौन सी सर्विस? जब बैंकर आपके लिए, आपके भी आप पर शेयर्स खरीदता बेचता है, चेक्स कलेक्ट करता है, प्रोमिसरी नोट्स कलेक्ट करता है कस्टमर, तो भी आपका एजेंट के तौर पर काम करता है, ठीक। एजेंट की ड्यूटीज ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। एजेंट की ड्यूटीज, एजेंट के राइट्स, कमीशन मिले मुझे, है ना, ये एजेंट के राइट होते हैं। अथॉरिटी है उसके पास सारे आपके भी आप पर काम करने की। लास्ट थिंग, एजेंसी टर्मिनेट कब होती है? पॉइंट नंबर 1, जब आप परफॉर्म कर दो ड्यूटीज का। पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट के थ्रू टर्मिनेट करने। एग्रीमेंट हो गया कि आपसे एजेंसी टर्मिनेट, भाई कब तक चलेगी एजेंसी? तो एक पर्टिकुलर काम के लिए थी, स्पेसिफिक एजेंसी थी, तो वो काम होते ही खत्म। जनरल एजेंसी एग्रीमेंट करके खत्म कर दो। फिक्स पीरियड के लिए एजेंसी हुई थी तो वो टाइम पीरियड खत्म होने पर एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल एजेंट की किसी में की भी डेथ हो जाए, एजेंसी खत्म, ठीक। इंसेनिटी ऑफ इधर द प्रिंसिपल और एजेंट, दोनों में से कोई भी इंसेनिटी का काम करे, एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, राइट, और कुछ कुछ केसेस में एजेंट की इंसॉल्वेंसी पर भी एजेंसी खत्म हो जाए ना। अगर एजेंट या प्रिंसिपल कंपनी था तो जब वो कंपनी डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि डेथ नेचुरल पर्सन की होती तब भी एजेंसी टर्मिनेट, और आर्टिफिशियल पर्सन केस मीन डिसॉल्यूशन पर एजेंसी टर्मिनेट ना। जिस मैटर के लिए एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई। नेक्स्ट, रिनंसिएट कर दिया एजेंट ने अपनी अथॉरिटी का, बाय द रिनंसिएशन ऑफ हिज अथॉरिटी बाय द एजेंट। एजेंट जब अपनी अथॉरिटी रिनंसिएट कर देता है, एजेंसी खत्म हो जाती है। या प्रिंसिपल ही एजेंसी आपसे क्या कर ले, रिवोक, तो एजेंसी खत्म हो जाए। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? समय की मांग है, इट इज नीड ऑफ द हार, और इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट काम करता है, तो मेल के थ्रू हुए कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। और यहां भी वो सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट होने चाहिए कि ऑफर हुआ हो, लेकिन यस, मेल के थ्रू ऑफर, मेल के थ्रू एक्सेप्टेंस, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। बट फिर साइन कैसे करोगे? डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन हो। बट इसमें भी सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसे, ठीक। तो ये मैंने बहुत जल्दी कोशिश की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करने की। होपफुली यू पीपल विल फाइंड इट यूजफुल। तो फिर पढ़िए इसको, और कुछ टेक्निकल टर्म्स, जो लैटिन टर्म्स, बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जाम में काम की है। केस लॉज बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट में जो केस लॉज हैं, टेस्ट के टाइम पर जो आपको क्वेश्चंस स्पेशली केस लॉ वाले दिए गए थे, बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ से ज्यादा वो पूछ सकते हैं केसेस के फॉर्म में क्वेश्चन। बट टू डील विद द केसेस यू नीड टू बी वेरी फर्म अबाउट द लॉ। विद दीज वर्ड्स खत्म करते हैं आज का डिस्कशन। बहुत जल्दी मिलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ। थैंक यू सो मच, वेरी हैप्पी दिवाली।